मोस्टली हमने डिटेक्टिव्स मूवीज में देखे, सीरियल्स में देखे, लेकिन फर्स्ट टाइम एवर मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ आज। तो उसने एक लड़के को पसंद किया ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट से देख करके। 1 महीने में हमें पता चला कि उस लड़के का जो बिजनेस है वो प्रेस्टिट्यूशन का है। वो एक जिम में जाता था और वहाँ पे जो जिम में उससे बड़ी उम्र की लेडीज होती हैं। पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल केसेस का भी सामना किया है कभी इसमें? पहले जो था कि ईमेल और एसएमएस आते थे। ईमेल पे आपकी लॉटरी लगी है, जैसे आपने बताया, मैसेज पे आपके पास इस तरीके से कोई आपको लालच दिया जाता था। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि साइबर क्राइम होता क्यों है। तो लड़कियां फिर क्या करती है कि लड़कों को धीरे धीरे बताती है कि मैं तो भाई ट्रेडिंग में पैसा लगाती हूँ अपना थोड़ा सा, तो तुम भी 5-7 हज़ार रुपया बचा के अपना ट्रेडिंग में लगा लो। तो जब लड़का तैयार हो जाता है, लड़के का विश्वास हो जाता है, तो फिर वो लड़की एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है उसको ब्लैकमेल करके। उसने करीब 25 से 30 लाख रुपया उनको अभी तक दे चुके हैं। तो दोस्तों से भी पैसा पकड़ लिया उन्होंने। हमने ये सारा इन्वेस्टिगेट किया, तो फादर साहब को फिर हमने रेकमेंड किया कि आप इनसे बात करो। हमने खुद बात की। कोई केस अगर आप लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप मतलब क्या वादा करते हो उनसे कि कितने समय में आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट थोड़ी अलग होने वाली है और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डिटेक्टिव गुरु राहुल राय जी, जो कि इस लाइन में 25 से 30 सालों से है और उनका 25 से 30 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आज शेयर करने वाले हैं। आप हमने मोस्टली हमने डिटेक्टिव्स मूवीज में देखे, सीरियल्स में देखे, लेकिन फर्स्ट टाइम एवर मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं। आज हम लाइव पूछेंगे कि कैसे एक डिटेक्टिव एजेंसी किस तरीके से काम करती है और बहुत सारे ऐसे राज। तो मैं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। गुरुजी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू। मैंने एक शब्द कहा कि मूवीज में देखे हैं, हम लोग बचपन से लेकर मूवीज देखते आ रहे हैं। एक DD1 पर एक सीरियल आता था डिटेक्टिव करण के नाम से। जी। उस समय से हम देखते आते थे, लेकिन हमारे दिमाग में जो है डिटेक्टिव एक हैट वाला, ब्लैक लंबे कोट वाला और एक गैजेट्स रखने वाला, ये हमारे दिमाग में छपी है। और मैं हैरान हूं कि रियल लाइफ में कैसे लोग काम करते होंगे। तो पहले तो आपका वेलकम है और थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रो सा बता दीजिए कि कैसे। सबसे पहले शुक्रिया आपका यहाँ पे बुलाने के लिए, आपने पॉडकास्ट में फीचर करने के लिए। और यहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है और डिटेक्टिव गुरु के नाम से मेरे को लोग पहचानते हैं। कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड। हम न्यू दिल्ली में हैं और पिछले 25 साल से हम काम कर रहे हैं। 99 में मैंने शुरुआत की थी अपनी कंपनी की। उससे पहले कुछ साल मैं इस फील्ड में बतौर फील्ड एजेंट मैंने काम किया और अलग अलग कंपनीज में काम करके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर जब मुझे लगा कि मैं अपनी एजेंसी शुरू कर सकता हूँ, तो जो मेरे मेंटोर्स थे उनका आशीर्वाद लिया मैंने और उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की। मतलब सर, हमने डिटेक्टिव, मैंने वही कहा ना कि डिटेक्टिव रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलते हैं, या शायद हो सकता है मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो। तो डिटेक्टिव की लाइफ में किस किस तरह के केसेस आते हैं, और आगे तो बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, पर थोड़ा सा आप डिटेक्टिव को थोड़ा सा ना क्लियरिफाई कर दीजिए ऑडियंस के लिए, कि जैसे उनको पता लग रहा है कि डिटेक्टिव आए हैं, तो बेसिकली शब्द को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दीजिए कि होता क्या है, इसमें करते क्या है। देखिए, जैसे आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, ठीक है। अगर आपको कोई कानूनी प्रॉब्लम है तो आप एक लॉयर के पास जाते हैं। जी। और अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके रिश्तों के बारे में है, या कोई कानूनी ऐसी बात है जो एडवोकेट तो आपका कर रहा है काम, लेकिन बाहर से आपको प्रूफ जुटाने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए आप एक डिटेक्टिव के पास आते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर के पास आते हैं। तो
हम पर्सनल और कॉर्पोरेट दोनों तरीके की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। और ये पेशा जो है ये बहुत पुराना है। और जब रामायण लिखी जा रही थी, जब महाभारत लिखी जा रही थी, आपने देखा होगा जब आप इस तरीके के पुराने हिस्टोरिकल कुछ वेब सीरीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसके अंदर भी जासूस हुआ करते थे। चाणक्य एक बहुत अच्छे जासूस थे, चाणक्य को हम बहुत मानते हैं और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हम बहुत बुक्स पढ़ते हैं उनकी। तो वो एक बेहतरीन जासूस थे, वो अपना दिमाग लगाते थे। आज के चाणक्य जो हमारे NSA अजीत डोभाल जी हैं, तो वो आज के चाणक्य हैं, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है, कैसे दुश्मन देशों को सबक सिखाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने खुद भी बहुत इन्वेस्टिगेशंस की हैं और खुद भी एक बहुत अच्छे फील्ड एजेंट रहे हैं वो। तो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो, NSA हैं। तो उसी तरीके से हम भी प्राइवेट काम करते हैं। जैसे हमारे पास केसेस, पर्सनल केसेस आते हैं, कॉर्पोरेट केसेस आते हैं, जो जनरली क्राइम नहीं होता। कई बारी अगर दो लोगों का रिश्ता टूट रहा है, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अनबन है, और उसके लिए उनको क्लैरिफाई करना है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है या मेरा कोई एम्प्लॉई है वो क्या कर रहा है, तो वो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस तरीके से। आपने बात की चाणक्य की, जी, मैंने एक DD1 पर ही इनका एक सीरियल आता था चाणक्य के नाम से, जी जी, वो मैंने पूरा देखा है। और जब मैं उसको अभी भी मैं जब देखता हूँ कभी यूट्यूब पर, तो मुझे हैरानी हो जाती है कि इतना शार्प माइंड, मतलब राजा भी नगमस्तक हो गया एट द एंड ना। तो आपने वही कहा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने कहा कि भारत को सेफ देखना चाहते हैं, तो एक जो बिहाइंड द सीन आप काम करते हो, मतलब बिहाइंड द सीन ही हुआ ये, क्योंकि ऑन फ्रंट तो करते नहीं हो, तो ये बहुत अच्छा है। और आपके एजेंसी को भी मेरा सलाम है। एंड चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते, मैं चाहता हूँ शुरुआत हमारी केसेस से हो जाए, बाकी आगे कारवा चलता रहेगा। कोई ऐसा केस बता दीजिए जो आपको ऐसा लगा हो, बहुत ही थ्रिलिंग लगा हो और कॉम्प्लिकेटेड भी लगा हो, उसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी हमारे दर्शकों को। जैसे अभी आप मेरे से पूछ रहे थे कि हम किस किस तरीके के केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो केसेस आते हैं वो शादी से पहले के केसेस आते हैं। ओके। जब कोई नौजवान या लड़की कोई शादी करना चाहती है, या तो वो खुद हमारे पास आते हैं ताकि वो अपने पार्टनर के बारे में सही पता लगा पाए। क्योंकि एक टाइम था जब शादियां परिवारों के बीच हुआ करती थी, या परिवारों को बीच में लेकर के हुआ करती थी, मतलब जॉइंट फैमिलीज रहा करती थी, तो उनको पता होता था कि दूसरा ख़ानदान कैसा है, दूसरी फैमिली कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो शादियां चल भी जाती थी और लोगों को पता भी होता था बैकग्राउंड का, सही एक अकाल मतलब लगा लेते थे, मतलब कि कैसा रिश्ता चलेगा, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है। जी जी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सारा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, उस पर लड़का लड़की मिलते हैं। जितना बताया जाता है उतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है। ठीक है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं। तो अभी रिसेंट केस हमने एक इन्वेस्टिगेट किया, एक लड़की हमारी टीम से आके मिली, बात की उसने, और फिर मेरे साथ कंसल्टेशन हुई उसकी। तो उसने एक लड़के को पसंद किया ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट से देख करके। तो वो जानना चाहती थी कि लड़के का नेचर कैसा है, हैबिट्स क्या हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, क्या कोई अफेयर चल रहा है उसका। वो तो बता रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अब शादी के लिए प्रिपेयर है। तो बहुत सारी तमाम बातें थी, उन्होंने आपस में डिस्कस किया होगा, जिसमें लड़की को लगा होगा कि नहीं कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ गैप है और यहाँ पे समझने में कुछ दिक्कत आ रही है। तो उसने कहा कि भाई इतना शादी का इतना बड़ा डिसीजन है, तो उसको लेने से पहले मेरे को कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए। तो हम जनरली थोड़ा अपना प्रचार भी ऐसे करते हैं कि शादी से पहले जांच है ज़रूरी। ठीक है, तो ये हमारी एक टैगलाइन है, शादी से पहले जांच है ज़रूरी। इम्पोर्टेंट। तो हाँ, इम्पोर्टेंट है आज की डेट में कि शादी से पहले आप कई बार आप जन्मपत्री दिखाते हो। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे हिंदू धर्म में जो जन्मपत्री पे विश्वास करते हैं। जी। वो पंडित के पास जाते हैं, उनको कुंडली दिखाते हैं और गुण मिलाते हैं जनरली। ठीक है, फैमिलीज ज़्यादा ऐसा करती हैं। तो हमारा भी वैसा ही है कि डिटेक्टिव के पास आना चाहिए लोगों को, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है
उसके ऊपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, और उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि लड़का या लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, जो चीज़ें उन्होंने दी हैं उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छुपाई गई हो, या पहले कोई शादी की गई हो, या कोई ऐसी समस्याएं जो बाद में तंग करें आकर के, और बाद में आप हमारे पास आओ, इससे पहले कि हमारे पास आ जाओ और हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके देंगे आपको। तो मैं एक केस आपको जो बताने जा रहा हूँ, तो लड़की वो हमारे पास आई और उसने सारा हमें केस बताया कि इस तरीके से एक लड़का उसको पसंद है और वो जानना चाहती है उसके बारे में। और तो ये केस मेरे को क्यों मतलब क्लिक करता है, जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो काफ़ी मतलब 1 महीना इन्वेस्टिगेशन चली हमारी वो। तो 1 महीने में हमें पता चला कि उस लड़के का जो बिजनेस है वो प्रेस्टिट्यूशन का है, ठीक है। वो बेसिकली मेल प्रेस्टिट्यूट था। वो एक जिम में जाता था और वहाँ पे जो जिम में उससे बड़ी उम्र की लेडीज़ होती हैं जो समटाइम अपने हस्बैंड से अनसेटिस्फाई होती है सेक्सुअली, तो उनके टच में था वो और उनसे बातचीत करता था, उनके पास जाता था, उनसे पैसे लेता था उस चीज़ के लिए। और ये हमने जब पता हमें थोड़ा सा लगा तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने फिर क्लाइंट से फिर बात की, तो उन्होंने कहा मेरे को और बताओ। तो हमने फिर जिम में अपने लोग छोड़े वहाँ पे और उसके साथ दोस्ती बनाई, और दोस्ती बना के हमें ये सारी चीज़ें पता चली और वो हमने रिपोर्ट दी। तो हमें पता चला कि वो 30 से 35 लेडीज़ के टच में था उस समय। तो ये बड़ी एक शॉकिंग मतलब इंफॉर्मेशन थी क्लाइंट के लिए। उसको पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मतलब सीक्रेट था उसका लड़के का कि अगर बाई चांस वो शादी कर लेती तो आज की डेट में HIV भी हो जाता है, इस तरीके की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस लड़की के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती अगर वो उससे शादी कर लेती। तो एडवाइजेबल ये था कि जब लड़के के बारे में सच्चाई पता चल गई तो अब आप साइड हो जाओ आप। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ऑनलाइन 2 लोग मिलते हैं तो कुछ दिन तक बातचीत करते हैं आपस में, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। जब इमोशंस जुड़ जाते हैं और फिर जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो मन दुखता है, दिल दुखता है। तो उस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल उसके लिए ये अच्छा भी था कि उसको शादी से पहले ये सब पता चल गया। अगर ये शादी के बाद पता चलता तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए मतलब ठीक है, मतलब इस तरीके से जनरली होता है। इसमें जैसे पूरा मूवीज में ऐसे होता है कि जैसे अपने लोग एज अ मतलब क्लोन बन के जाते हैं उधर और समझते, तो ये पूरा सेटअप वैसे बनता है आपका? मतलब आपके लोग जाते पूरा वहां पर और एक्टिंग करते हैं साथ में रहने की, ऐसा वैसा प्रॉपर वैसा सिस्टम होता है? ऑलमोस्ट वैसा होता है, लेकिन फिल्मों में ग्लैमर दिखाया जाता है, फिल्मों में प्रॉपर दिखाया जाता है कि अच्छा ये जासूस ऐसे छुप के देख रहा है। जैसे अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि उनकी फ्लैट हैट होती है, लंबा कोट होता है, तो जनरली ऐसे हम बन के जाएंगे या कोई हमारा जासूस बन के जाएगा तो वो 2 मिनट में पहचान में आ जाएगा कि भाई ये बंदा बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है, तो ये कुछ ना कुछ करने आया है। तो हम जो रियल लाइफ के जासूस होते हैं वो मूवी से इसलिए थोड़े से अलग होते हैं कि वो आम लोग होते हैं, हम लोग आम लोग होते हैं। हम मतलब जब भी फील्ड में काम करेंगे तो बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखेंगे, और हमारे साथ हम जब कोई केस डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, ऑपरेशन टीम के साथ या फील्ड एजेंट के साथ, तो एक हमारा ड्रेसिंग का भी होता है कि आप ड्रेस कौन सी पहनोगे, ठीक है, कौन से एरिया में कैसी ड्रेस पहनोगे, किस तरीके से आप दिखोगे, कौन सा किस तरीके का आपका बैग होगा, ठीक है, क्या आपके हाथ में होगा। तो वो सारा एक सेटअप होता है, वो करना पड़ता है ताकि आपके ऊपर कोई डाउट ना करे। जब जो चीज़ आप जो अपने आप को बना के जा रहे हो तो वैसा आप दिखो भी। वैसे आपको देख के कह नहीं सकता कोई डिटेक्टिव, आप एक बिजनेसमैन लगते हो बाय लुकिंग से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि डिटेक्टिव को डिटेक्टिव लगना भी नहीं चाहिए जनरली। डिटेक्टिव को एक आम इंसान लगना चाहिए, सो दैट लोग उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर लें और वो अपनी इंफॉर्मेशन लेके भी निकल आए।
बहुत सारे केसेस की आगे भी बातें होंगी। जी जी। मेरा एक सवाल इसमें है कि क्या आपने कभी भी पैरानॉर्मल या सुपरनेचुरल केसेस का भी सामना किया है कभी इसमें? मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, बट जनरली हम ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम कंसल्टेशन में केसेस डिस्कस करते हैं। मेरा ये मानना है मतलब कुछ चीज़ें हो सकता होती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लॉजिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, लोग इसको बना देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ऐसा बना देते हैं। हमारे पास जो केसेस आते हैं, जैसे किसी को कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कुछ, तो इसको मतलब मेडिकल लैंग्वेज में डिमेंशिया भी बोलते हैं, अल्जाइमर भी बोलते हैं। तो जनरली ये दो जो प्रॉब्लम है, ये जब किसी की एज बढ़ती है 50-60 साल से ऊपर होता है, तो तब ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं उसको। लेकिन कई बार अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर की चिंता है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस होता है, तो कई बार ये प्रॉब्लम्स जो हैं पहले भी आ जाती हैं, मतलब उम्र से पहले भी आ जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि कई लोग होते हैं, उनको छोटी छोटी भूलने की बीमारी होती है, चाबी रख के भूल गए, कोई सामान रख के भूल गए कहीं पे, तो ये उसी की शुरुआत होती है। अगर तो वो टाइम रहते इसको ठीक कर लेते हैं, उनका सिस्टम ठीक रहता है, वो अपने माइंड को बिजी कर लेते हैं, वो मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, और कोई उनका पार्टनर है उनके ऊपर ध्यान दे रहा है और उसको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसको केयर कर लेता है टाइम रहते, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नहीं, धीरे धीरे ये डिमेंशिया या अल्जाइमर की तरफ बढ़ जाती हैं। जैसा कि मेरा एक अपना भी सवाल है, एक पर्सनल आपसे, जी, कि आपका जो प्रोफेशन है, इसमें कोई कोड या कोई कंडक्ट गाइडलाइंस होती है? देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं 4 मेरे पास मेंबरशिप्स हैं। एक है इंडिया की इकलौती एसोसिएशन है, APDI बोलते हैं उसको शॉर्ट में, एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर ऑफ इंडिया। तो न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है इनका, और मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ, नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ इस एसोसिएशन का। तो इसमें हमारी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है इसमें, और हम अपने क्लाइंट के साथ ईमानदार रहते हैं, हम उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। ऐसी तमाम गाइडलाइंस हैं जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनको पालन करनी होती है। उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे हमारे 2 एसोसिएशन हैं, एक WED है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, ये US में है, ये करीब 135 कंट्रीज़ में इनके मतलब एसोसिएट्स हैं। जैसे मैं हूँ, इंडिया में हूँ मैं, और ऐसे ही एक CIA है, सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर करके है, तो उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो ये इनके कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं, इनके जब हम मेंबर बनते हैं तो प्रॉपर ये हमारे से पूछते हैं कि आप कब से हो, क्या हो, और उसको क्रॉस चेक किया जाता है। ओके। अगर मैं कहता हूँ मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ, तो वो मेरे से प्रूफ मांगेंगे कि आप 10 साल से इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम कर रहे हो, तो आप प्रूफ दो कोई। और मेरे से कुछ क्लाइंट्स जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जो मेरे को मेरे बारे में बोल सकते हैं, उनकी भी वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से 3-4 ऐसी ये एसोसिएशन है। एक एसिस है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ये भी US में है, और ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल और इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल जो जितने भी हैं, उनके मतलब वेलबींग के लिए काम करती है, और इसी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होता है उसके ऊपर। जी 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 जी। तो आप भारत में ही केस सॉल्व करते हैं? कभी ऐसा भी हो कभी केस के लिए आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करना पड़ा? जब मैंने 99 में ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था, मतलब अपनी एजेंसी खोली थी, तो उस समय से लेकर के करीब 11 साल तक मैंने सिर्फ इंडिया में काम किया। पहले मैं नॉर्थ इंडिया में एक्टिव था, उसके बाद 2005 के बाद मैंने बाहर के केसेस, इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया के बाहर के केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट करने शुरू किए। तो 6-7 साल काम करने के बाद फिर मैं
मतलब 2010 में इंटरनेशनली काम मैंने शुरू किया था। WAD की मेंबरशिप उस समय मैंने ली थी और मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर बना था 2012 में। तो उसके बाद मैंने इंटरनेशनल केसेस करने शुरू किए। तो मैं काफ़ी अभी करीब 20 कंट्री में मैं खुद जाके काम करता हूँ और काफ़ी सारे मैंने केस इंडिया से बाहर मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं अभी तक। टोटल अगर हम नंबर ऑफ केसेस ऐसे ही मोटा मोटा अगर देखें तो कितने केसेस, 400-500 कितने कर किए होंगे अभी तक? हमारी एजेंसी ने टोटल जो केसेस किए होंगे अभी तक सारे मिला के पर्सनल और कॉर्पोरेट करीब 7000 केसेस किए होंगे। क्या बात है जी। मैं 400-500 दिमाग में आते हैं तो 7000 केस। लेकिन वो 25-30 सालों के बीच में ना? ये 25 साल की पूरी आपको जर्नी बता रहा हूँ। जी। इतने सारे केसेस आपने भी देखे होंगे अपने सामने। कोई ऐसा केस जब आपको लगा बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट लगा, एक पूरा मूवी सा सीन होता है कि पूरी वेब सीरीज चल रही है, पूरा सस्पेंस हो रहा है, ऐसा कोई केस अगर आपके सामने आया हो तो आप वो बता दीजिए। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक रेप केस आया था। ओके। और रेप केस में क्या था कि लड़का जो था पायलट था और लड़की एयर होस्टेस थी। उनका दोनों का अफेयर शुरू हुआ और अफेयर के बाद उनका आपस में कोई शादी का वादा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये उन दोनों को पता है। तो लड़की ने रेप का केस डाल दिया लड़के के ऊपर। तो लड़के की तरफ से हमारे पास केस आया था कि ये झूठा केस है, लड़की ने गलत केस डाला है, तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो जनरली हम जो कल्प्रिट्स होते हैं उनके केसेस हम जनरली नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें विश्वास हो कि भाई बंदा सही है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा हो, जैसे लॉयर्स होते हैं ना, लॉयर्स दोनों तरफ से केसेस लेते हैं, विक्टिम का भी लेते हैं, कल्प्रिट का भी लेते हैं। जी। तो उसमें कुछ लॉयर्स हैं जो मतलब कोई भी केस आ जाए ले लेंगे, कल्प्रिट सही है गलत है ले लेंगे वो केस। कुछ केसेस में वो ये करते हैं कि भाई वो देखते हैं कि अगर कल्प्रिट के ऊपर गलत चार्जेस लगे हुए हैं या उनको यकीन आ जाता है कि भाई ये निर्दोष है, हम इसको बचा सकते हैं, तो वो केस ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। जी। तो मेरा भी यही रहता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा जो क्लाइंट मेरे पास आया वो निर्दोष है, ठीक है, मैं जो उसकी हेल्प करनी है जी। तो मैं फिर केस टेकअप करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये बदमाश लोग हैं, इन्होंने ऐसा किया होगा, तो मैं उनका केस नहीं लेता हूँ जनरली। तो मैं मतलब थोड़ा सा कोशिश करता हूँ सच का साथ देने की। दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ ये ऊपर वाला जानता है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो वो हमारे पास केस आया, मुझे जब मैंने डिस्कस किया तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये तो लव अफेयर का एंगल है, यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती वाला है नहीं। हमारे इंडिया में जो कानून है रेप को लेकर के, ये रेप दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है लड़की के साथ, तो वो रेप हो गया। एक रेप होता है कि अगर आप पावर में हो और आपने किसी को कोई वादा कर दिया, या शादी का वादा कर दिया या कोई पैसे का वादा कर दिया या जॉब का कोई झांसा दे दिया आपने, जी। उस तरीके से आप संबंध बनाते हो और फिर दिक्कत होती है क्योंकि उस समय इन्फ्लुएंस में होता है बंदा आपके। तो एक होता है विल और एक होता है कंसेंट। कई बार बंदे की कंसेंट होती है, विल नहीं होती। अगर आप किसी को पैसा देके कुछ कर रहे हो तो उसकी कंसेंट तो हो गई बट उसकी विल नहीं हुई। तो विल और कंसेंट में फर्क होता है। बिग पॉइंट। तो जब आप दबाव बना के या पावर दिखा के कुछ उसके साथ फिजिकल होते हो तो उसकी विल शामिल नहीं होती, उसकी कंसेंट हो सकती है। तो लेकिन फिजिकल रिलेशन के लिए ये मतलब जो रेप के केस का मतलब एक कोर्ट ऑफ लॉ में सिस्टम है, उसमें विल भी जरूरी है और उसमें कंसेंट भी जरूरी है। तो जब विल नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली रेप का केस बनता है। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, ये बड़ा टेक्निकल है कोर्ट ऑफ लॉ में, और इसको साबित करना भी उतना ही मुश्किल आ जाता है। तो आपने एक फिल्म देखी होगी सेक्शन 375। यस। ठीक है, वो एक सेलिब्रिटी होता है और उसकी एक ड्रेस डिजाइनर होती है, उसके बीच में रिलेशनशिप होता है। तो बाद में वो उसके ऊपर आरोप लगा देती है कि इन्होंने मेरे साथ फिजिकल जबरदस्ती हुई है। एट द एंड फिर वो
हाँ वो उनको मतलब सजा भी हो जाती है उस केस में। हाँ, क्योंकि एंडिंग में मैंने वही देखी कि लड़के को सजा हो गई है। सजा हो गई है और उसके ठीक है ना। तो जबकि वो केस गलत था, बाद में थोड़ा ये दिखाया कि भाई लड़की क्या था, जो सेलिब्रिटी था वो थोड़ा बदतमीज किस्म का इंसान था, तो उसने लड़की के साथ बहुत बदतमीजी की और उस लड़की के होते हुए दूसरी लड़की के साथ भी उसने संबंध बनाए और संबंध तो बनाए, वो उसने उसको बड़ी मतलब बेइज्जत भी किया, उसको इंसल्ट भी किया बहुत, जो कि उसको शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कम से कम आपकी पार्टनर है एक टाइम पे, तो आपको अपनी पार्टनर के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, ठीक है। जिसके साथ आप बिस्तर शेयर कर रहे हो तो उसके साथ मुझे लगता है थोड़ी तमीज से आपको पेश आना चाहिए। वो आपको अपना सारा कुछ दे रही है तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आप उसकी रिस्पेक्ट करो। उस बंदे ने रिस्पेक्ट नहीं की तो उसने रिवेंज लेना था, बदला लेना था, इसलिए उसने ये केस लगाया और उसने पूरा इसके लिए प्रॉपर सारा उसने सिस्टम बनाया, दोबारा पैचअप किया, उसके घर गई और अपने आप को नुकसान पहुंचाया, उसके साथ फिजिकल हुई, उन्हीं कपड़ों में फिर वो पुलिस थाने गई, अपने आप को चोट मारी उसने। तो वो सारा कुछ उसने किया जो पिक्चर में दिखाया गया, जो जिन लोगों ने पिक्चर देखी होगी बहुत अच्छे से वो तो वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को। तो इस तरीके से होता है। तो मैं रेप का केस आपको बता रहा था, जो हमारे पास रेप का इस तरीके से केस आया, पायलट का केस आया हमारे पास और एयर होस्टेस ने किया। तो पायलट की फैमिली ये चाहती थी कि हम इन्वेस्टिगेट करें कि लड़की ने गलत आरोप लगाया। तो हम पुलिस से भी मिले, उनसे भी बातचीत की, उनकी फाइल भी देखी, उनको भी कन्विंस किया कि हम इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। तो पुलिस की इजाज़त लेके हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। 3 से 4 महीने हमने उसके ऊपर काम किया और हमने एक उसके अंदर पूरी स्टोरी बना के स्टिंग ऑपरेशन किया लड़की का। यहाँ पे लड़की कह रही है कि हाँ मतलब मेरा प्यार था, मेरे को पता था सारी चीज़ें कि जो लड़का है, मतलब लड़की का ये था कि भाई ये मेरे से शादी नहीं कर रहा, मेरे को शादी का इसने वादा किया लेकिन ये शादी नहीं कर रहा। तो बाद में जो पिक्चर निकल के आई वो ये निकल के आई कि लड़की को पता था कि पायलट का मेरे अलावा और भी लड़कियों के साथ अफेयर है और लड़कियों के साथ भी वो फिजिकल होता है, ठीक है। तो उसको जब उसके साथ फिजिकल हो रहा था, उसको ये पता था कि ये दूसरी लड़कियों के साथ भी होता है और उसने कोई वादा नहीं किया था उसके साथ शादी का। वो जैसे कैजुअल रिलेशनशिप में दूसरी लड़कियों के साथ था, इस लड़की के साथ भी था। अब क्या होता है कि लड़की का मन ऐसा हो गया कि भाई ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, पायलट है, एक प्रोफेशन अच्छा है, मतलब अच्छा इसका एक जॉब है, फाइनेंशियली वेल है और फैमिली भी इसकी ठीक है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक है, दिखने में भी स्मार्ट है और फिजिकली भी ये फिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका दिल आ गया कि नहीं मेरे को तो शादी करनी है। तो उसने 1-2 बार बोला उसको शादी के लिए, लेकिन उसने बोला कि भाई हमारा तो कैजुअल रिलेशनशिप है, तो मेरे को शादी के लिए कैसे बोल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से उनका झगड़ा हुआ और झगड़े ने वही सेक्शन 375 वाला केस बना दिया उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मतलब जो पिक्चर वाला सीन बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो हमने ये सारे इन्वेस्टिगेट किया और लड़की के मुंह से कहलवाया हमने एक एयर होस्टेस को, और हम अपने भाषा में इसको मोल बोलते हैं। तो वहीं पे हमने किसी को और तैयार किया, अपना सोर्स बनाया, सोर्स बना करके हमने उनको ब्रीफ किया, केस ब्रीफ करके हमने इंफॉर्मेशन निकाली कि कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ उठ बैठ रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके और उस तरीके से हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। लड़की के मुंह से, जो विक्टिम थी उसके मुंह से निकलवाया कि हाँ उसको पता था कि एंड टाइम पे उनका और भी फिजिकल रिलेशन है दूसरी लड़कियों के साथ और उसने कोई वादा नहीं किया था इस तरीके का। और वो जब कोर्ट ऑफ लॉ में हमने दिया तो उसको लड़के को फिर जमानत मिली। मतलब वो प्रॉपर वो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना वो सारी चीजें फिर उसको एज अ प्रूफ। हाँ, जो प्रूफ कोर्ट में दिए, ठीक है ना। हमारे जो प्रूफ थे कोर्ट गए और कोर्ट ने फिर उसको जमानत, नहीं तो उसकी जमानत होनी नहीं थी। ऐसे केसेस में जमानत बड़ा मुश्किल होती है एक्चुअली। बहुत मुश्किल नहीं हो जाता इन केसेस को कोर्ट में सॉल्व करना, क्योंकि ये तो सिर्फ ऐसी बातों की ही गेम है सारी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए क्या होता था, एक जमाना था जब औरतों के ऊपर बहुत अच्छा अत्याचार होते थे। अभी भी होते हैं। अगर आप रूरल एरिया में चले जाओ तो अभी भी लेडीज़ की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है। आप छोटे शहरों में चले जाओ, अभी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है उनकी, ठीक है।
मेट्रो सिटीज़ के अंदर ये है कि लेडीज़ इंडिपेंडेंट हैं, उनके पास काम करने के लिए काम है, वो बाहर निकल रही हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी को देखो, अभी भी लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रही हैं, वो अपना कैरियर स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं, वो एजुकेशन ले लेती हैं। कई माँ बाप एजुकेशन तो दिलाते हैं बच्चों को, लेकिन वो मतलब हायर स्टडी के लिए बाहर नहीं जा पाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल पाती है। तो अभी भी हालात जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है लेडीज़ को लेकर के। तो ये जो कानून बनाया था 376 का, 375 का, या शादी के बाद 498A का, या आपका डोमेस्टिक वायलेंस का, ये इसीलिए बनाया था ताकि औरतों को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट अब क्या हो गया कि कुछ औरतें इसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, इसका मिसयूज कर रही हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, चाहे वो रेप के हों, चाहे वो दहेज के हों, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के, कोर्ट भरी पड़ी हैं ऐसे केसेस के लिए। तो मैं मतलब कई बार सोचता हूं कि हम कोई PIL डालें इसके ऊपर, लेकिन बहुत सारी ऐसी PIL पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके लिए अप्रूव? क्या कुछ बीच का समाधान नहीं निकल सकता? बीच का एक छोटा सा समाधान इन्होंने ये निकाला है कुछ साल पहले कि जैसे ये रेप के केस की बात नहीं कर रहा, उसके लिए तो अभी भी गाइडलाइंस, क्योंकि जो निर्भया का 2012 में केस हुआ उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि जैसे ही कोई लड़की अगर कंप्लेंट भी करती है तो वो FIR करें उसके ऊपर, और तुरंत उसके ऊपर अरेस्ट हो बंदा, और अरेस्ट होने के बाद फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद हो। तो एक बार वो जेल जाएगा, जेल जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, 3-4 महीने उसको शायद जमानत भी नहीं मिलेगी, वो मतलब नॉन अवेलेबल ऑफेंस है ये। तो किसी ने रेप का केस भी लगा दिया, उसके लिए भी पुलिस को निर्देश है कि वो उसको बंदे को अरेस्ट करेगी, जेल में डालेगी, जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी उसको, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी वो। तो आपको पता है कि पुलिस के पास बहुत प्रेशर है काम का, पुलिस के पास सही तरीके से काम करने का टाइम होता नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉपर केस इन्वेस्टिगेट कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए जनरली लोग हमारे पास आते हैं। आप कह रहे थे ना कि कुछ बीच का तोड़ निकाला था ये दहेज वाला, कुछ उसमें 498A में और जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके अंदर ये तोड़ निकाला कि अब लड़की वालों को प्रूफ देना पड़ेगा कि किसी ने दहेज मांगा उनसे, और या उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो वो सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर आज इस कमरे में किसी औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो वो 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर सकती है, पुलिस आएगी, उसको मेडिकल कराएगी। अगर मेडिकल में कोई ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है कि हाँ इसके साथ मार पिटाई हुई है तो बंदे को उसी टाइम अरेस्ट किया जा सकता है। ये पुलिस के पास पावर है, ठीक है। और अगर उसका प्रूफ नहीं मिलता तो उसके ऊपर केस चल सकता है, केस रिकॉर्ड हो सकता है, अरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन अरेस्ट नहीं होगा उसमें। अरेस्ट कोर्ट की मतलब उस पे ही होगा, जब तक साबित नहीं होगा अरेस्ट नहीं होगा। तो वो जो अरेस्टिंग वाला सिस्टम था वो कोर्ट ने मतलब वो कर दिया कि लड़के वालों को ये दे दिया कि भाई जब तक कोई प्रूफ नहीं देंगे लड़की वाले तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते उसको। अतुल सुभाष का केस आपने सुना होगा? जी जी, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अतुल सुभाष के केस के बारे में मैं काफ़ी कुछ बोला हूँ। मेरा भी एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे, डिटेक्टिव गुरु के नाम से, तो उस पे मैंने बहुत कुछ बोला है। मैं लाइव भी आता हूँ सैटरडे को 1 बजे। तो अतुल सुभाष हमारे पास बहुत आते हैं, मतलब डेली आते हैं हमारे। अभी भी दिल्ली के अंदर एक नाम मेरे को भूल गया, उन्होंने ऐसी अतुल सुभाष की तरह सुसाइड कर लिया। और उन्होंने 1 मिनट का पता नहीं 2 मिनट का वीडियो भी बनाया अपना, और बना के उन्होंने सुसाइड किया। अभी ये मॉडल टाउन का केस है मेरे ख्याल से। तो हमारे पास अतुल सुभाष जैसे बहुत केस आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया जिसमें पर्सन आया और उसने कहा जी मैंने जो है 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, पिछले 6 महीने में 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं, मैं आपसे मिलता हूं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता हूं और चीज़ों का पता लगा के कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, मेरी बीवी गलत है। तो हमारे हिंदुस्तान में अतुल सुभाष जैसे बहुत केस हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट्स को, कानून को
जुडिशियल सिस्टम को इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी विक्टिम जो ज़्यादा हैं वो आदमी लोग हैं। हालांकि मैं जैसे अभी पहले बोला कि अभी भी औरतों के लिए हालात ठीक नहीं है, बट जो केसेस हम देख रहे हैं उसके मुताबिक जो लेडीज़ हैं वो जो कानून का है गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम भी बनना चाहिए कि जब तक कुछ प्रूव ना हो तब तक कोई बंदा अरेस्ट ना हो और वो कोर्ट के चक्कर ना काटता है। एक जो टेक्निकल चीज़ों में औरत ऐसी जो गलत केस करती हैं या फॉल्स केस करती हैं तो वो उनको फंसाती हैं कि लेट्स सपोज एक बंदा बॉम्बे रह रहा है, ठीक है, और लड़की हिमाचल में रह रही है लेट्स सपोज, तो हिमाचल की कोर्ट में वो केस कर सकती है, ठीक है। तो अब बंदे को ऑल द वे हिमाचल आना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है, और वहाँ पे अपने बयान दर्ज कराने पड़ेंगे। और अगर लड़की का इन्फ्लुएंस पुलिस में या जुडिशियल सिस्टम में है तो वो पास की डेट लगा सकती है, जो अतुल सुभाष के केस में यही हुआ, ठीक है। ये थोड़ा संबंध बताओ तो थोड़ा। उसमें क्या है कि वो पास की डेट लगा सकती है, तो बंदा चक्कर ही काटता रह जाएगा, तो इतनी छुट्टियां मिलेंगी नहीं। अगर वो जॉब करता है कोई एमएनसी में तो उसकी जॉब भी जा सकती है। इधर से लड़की उससे मेंटेनेंस मांग रही है, उधर से उसकी जॉब चली गई, तो कोर्ट कई बार आंखें बंद कर लेता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में प्रूफ देते हैं कि जो लड़की है वो खुद कमा रही है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि अगर लड़की मेंटेनेंस मांग रही है और उसके बच्चा नहीं है और वो जॉब कर रही है तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो मेंटेनेंस अगर मांग रही है और जॉब कर रही है तो वो गलत कर रही है, क्योंकि लड़की जो है, लड़की को एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो इसलिए मुझे अपने पति से गुजारा भत्ता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो दिलाया जाए। लेकिन कोर्ट में हम प्रूफ भी दे देते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि हमने प्रूफ भी दे दिया कि ये जॉब कर रही है, ये टीचर है या ये फलाना काम कर रही है, और उसका हमने कोई प्रूफ भी दे दिया। उसके बावजूद भी कोर्ट उसको नज़रअंदाज कर देती है प्रूफ को, और वो उसका जो मेंटेनेंस है, मंथली मेंटेनेंस है, वो पति के ऊपर डाल देती है। तो ये मुझे बड़ा पेनफुल लगता है कि पति क्या करे अब। क्या उसने शादी करके गलती की? तो आजकल जो लिव इन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो फिर तो लोग लिव इन में रहना शुरू कर देंगे ना, तो फिर शादी क्यों करेंगे? या तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती नहीं है जनरली कोई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप ये समझ लीजिए, फॉरेन में तो काफी ऐसा ट्रेंड चला हुआ है। फॉरेन में तो लॉ अलग है। देखिए, अगर आप फॉरेन के लॉ की, अगर पश्चिमी देश जो हैं उनके लॉ की बात करेंगे तो उसमें लड़का लड़की बराबर है। रात को वो मिले किसी क्लब में, उन्होंने सेक्स किया, शादी कर ली जाके, और सुबह उनको पता चला कि यार ये क्या कर दिया, उनको होश आया, वो अपना कोर्ट गए और उन्होंने कहा जी हमने ऐसे संबंध बना लिए थे, हमसे गलती हो गई, तो हमें डिवोर्स दे दो। तो कोर्ट उनको डिवोर्स दे देती है। तो क्विक होता होगा वहाँ, तो वहाँ क्विकली होता है। और वहाँ पे जो डिवोर्स रेट है वो करीब 45% है। मतलब 100 शादियां होती हैं तो 45 डिवोर्स हो जाते हैं वहां पे। तो इस तरीके का सिस्टम है। इसको मैं एक हद तक सही भी मानता हूँ, गलत भी मानता हूँ, क्योंकि हमारी कोर्ट्स क्या है कि डिवोर्स जल्दी नहीं देती हैं। 25-30 साल तक चलते रहते हैं डिवोर्स केसेस। तब तक तो इंसान डिवोर्स लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लो, ठीक है, तो एक म्यूचुअल डिवोर्स जिसको बोलते हैं। एक आप कॉन्टेस्ट करते हो, कोर्ट में लड़ते हो केस। तो जितने भी लोग कोर्ट में लड़ते हैं केसेस डिवोर्स के लिए, उनको जल्दी डिवोर्स मिलता नहीं है। उनके केसेस 25-25, 30-30 साल तक पेंडिंग रहते हैं। मेरे पास अब लोग जो 50-60 साल के हैं, उन्होंने 25 साल की उम्र में केस किया, अभी भी वो हमारे पास आ रहे हैं। वो कहते हैं जी कोई बीवी के प्रति प्रूफ दे दो। अभी हमारे पास एक केस है जिसमें पति की उम्र होगी 65 साल, ओके, बीवी की उम्र होगी करीब 59, ऐसे कुछ होगी उनकी उम्र। अब बीवी काम कर रही है, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए पति से, कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है मेरे को डिवोर्स दे दो। अब वो पति डिवोर्स नहीं दे रहा उसको, और साथ भी नहीं रख रहा, साथ भी नहीं रह रहा, ना रहना चाहता है। अब वो 20-25 साल से अलग रह रहे हैं, अब डिवोर्स भी नहीं दे रहा, और कोर्ट में डेट पड़ती रहती है। अब क्या बोलें कोर्ट को? कोर्ट भी कि चलो चल रहा है तो चल रहा है।
कोर्ट का काम चल रहा है, वकीलों के अपने पैसे बन रहे हैं, तो चल रहा है काम। उनके बच्चों का पता नहीं, बच्चे अपने अपनी जगह पे सेटल हैं, बच्चे अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो ये बड़ा पेनफुल है, मतलब हमारा जो प्रोसीजर है कोर्ट ऑफ लॉ का, वो बड़ा पेनफुल है, बहुत लेंथी है वो। अतुल सुभाष का काफी वायरल हुआ था अभी पीछे, और उसकी वजह से काफी और जो लोग हैं वो भी आए थे। उससे मुझे लगता है कि एक नुकसान ये हुआ कि लोग इंस्पायर हो गए हैं, जो अपनी बीवियों से परेशान है वो इंस्पायर हो गए हैं कि यार बीवी को ना सबक सिखाने का बड़ा अच्छा तरीका है ये। बीवी जो परेशान कर रही है, सुसाइड कर लो और फिर ये जेल जाएगी। तो आपको क्या लगता है उस केस में जो उनकी जो फैमिली है वो जेल गए हैं या आगे क्या उनका चला? अभी उनको पकड़ तो लिया ना, अरेस्ट तो हो गए हैं अभी। नॉन बेलेबल, वो तो नॉन बेलेबल भाई, सुसाइड बंदे ने कर लिया, वीडियो बना के जा रहा है। जनरली क्या होता है कि आप सुसाइड कर रहे हो तो सुसाइड में अगर, क्योंकि वो आपका लास्ट बयान माना जाता है उसको, ठीक है ना, तो अगर आप ये लिख के जा रहे हो या ये बता के जा रहे हो, बोल के जा रहे हो कि मैं इस वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, तो वो आपका बयान माना जाएगा लास्ट जो है। तो उसके बिहाफ पे आपको आत्महत्या के लिए उकसाने का केस तो बनता ही है, जो कि उसके ऊपर चार्जेस भी लगे हैं इस तरीके के। ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है इसमें? ये तो मुझे पता नहीं है, बहुत इतनी लॉ की डीपली नॉलेज नहीं है मेरे को कि उनके ऊपर एग्जैक्टली क्या क्या केस लगे हैं, क्योंकि एक केस नहीं लगा होगा, उनके ऊपर मल्टीपल केस लगे होंगे पुलिस ने जब उनको अरेस्ट किया है। तो बट मुझे लगता है कि 7 से 10 साल की सजा तो उनको हो सकती है। लेकिन ये क्या है, लंबा प्रोसीजर है, इसको साबित करना पड़ेगा। और सबसे इसमें जो बात है, अतुल सुभाष की फैमिली किस तरीके से फाइट करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइट उनको करना पड़ेगा उनको सजा दिलाने के लिए। जनरली क्या होता है कि विक्टिम जो होते हैं, विक्टिम को सारी उम्र लड़ना पड़ता है कल्प्रिट से कोर्ट के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, सेशन कोर्ट आती है, हाई कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है, तो इस तरीके से बड़ा लेंथी मामला हो जाता है। जैसे निर्भया वाले केस में हुआ, मतलब ओपन एंड शट केस था, 2012 में केस हुआ, 2020 में उनको मेरे ख्याल से फांसी मिली है, और एक लड़का छूट गया था और एक ने सुसाइड कर लिया था वहां पे, तो बाकी लोगों को फांसी मिली। 8 साल लग गया उस केस को भी। सब कुछ प्रूफ सामने होते हुए भी? सब प्रूफ था, सब मेडिकल था, सब एविडेंस थे, उसमें एक चीज ऐसी नहीं थी जिससे कि प्रूव ना हो कि इन्होंने ऐसा गुनाह किया है। तो फिर भी लॉ इतना स्लो क्यों है? मतलब क्या लगता है आपको इसमें, मतलब जब सब कुछ प्रूफ सामने है तब भी कोई मुझे ऐसा लगता है बड़ा, मतलब हमारी यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई जिंदगी की वैल्यू नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंसान की वैल्यू नहीं है। कोई रोता है, कोई परेशान है, कोई सुसाइड कर रहा है। मतलब अतुल सुभाष का जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, इससे कोई कोर्ट या कोई वकील या कोई कानून इससे सबक तो नहीं लेगा, ना लिया उन्होंने, बदलाव कुछ नहीं आया, ठीक है, बदलाव तो कुछ नहीं आया। तो किसी ने अपनी जान दे दी, किसको क्या फर्क पड़ा? मीडिया ने टीआरपी ले ली, मीडिया ने बड़ी बड़ी बातें कर ली कि भाई ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बहुत सारी डिबेट्स कर ली, लेकिन जो सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है ताकि अतुल सुभाष जैसे और लोग जो है सुसाइड ना कर पाएं, उसके लिए तो हमारे समाज ने, हमारे देश ने, हमारे कानून ने कुछ किया नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है करेंगे कुछ। सैड ना जी। आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का या कोई हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किया आपने? मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें 5 से 7% केस जो है हाई प्रोफाइल होते हैं, और 1-2% जो केसेस हैं, जो मैंने आपको 7000 का आंकड़ा बताया, वो सेलिब्रिटीज़ के केसेस होते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम मुंबई में रहता हूँ और लोगों से मिलता हूँ और लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, उनके केसेस डिस्कस करता हूँ, और उनको हम फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें खुद मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है ऐसे केसेस में। तो हाँ, यस, हम हाई प्रोफाइल केसेस करते हैं, हम सेलिब्रिटीज़ को भी अपनी सर्विसेज देते हैं। थोड़ा साइबर क्राइम की तरफ चला जाए। जी जी। साइबर क्राइम में ना बेसिकली जैसे हमारे बॉलीवुड में मूवीज के ट्रेंड बदलते रहते हैं, गाना के ट्रेंड बदलते रहते हैं,
उसी तरीके से मैं ये नोटिस करता हूँ कि साइबर क्राइम में भी ट्रेंड बदलते रहते हैं। पहले जी। आपको 25 लाख का लॉटरी लगा है, पहले ये ट्रेंड हुआ करता था, ईमेल आता था। ईमेल आता था। आई थिंक मुझे लगता है कि 25, ये तो फ्रॉडस्टर हुए, ये साइबर में नहीं आया। ये जो 25 लाख की लॉटरी लगी है, आप इतने पैसे दो, या वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही है। जी जी। अब रिसेंटली मैं ये देख रहा था कि आजकल जो चला हुआ है वो ये कि आपको एक वीडियो कॉल आती है और सामने से कोई डीआईजी रैंक की ड्रेस होगी या वो किसी भी अच्छे रैंक की ड्रेस होगी, और ये कहा जाएगा कि आपने ये गलती की है और अभी मैं आपके हम आने वाले हैं और अभी आपको अरेस्ट किया जाएगा। जी जी। और विश्वास नहीं होता कि लोग फंसते भी। अभी हमें तो कॉमेडी लगती है कि चलो ऐसे कैसे हो सकता है, बट जो लोग अवेयर नहीं है वो फंसते भी है। तो साइबर क्राइम का आप मोटा मोटा सा बता दीजिए कि पहले किस तरीके के केस आते थे आपके पास और अब धीरे धीरे बदलाव क्या आ रहा है इसमें? देखिए, पहले जो था कि ईमेल और एसएमएस आते थे। ईमेल पे आपकी लॉटरी लगी है, जैसे आपने बताया, मैसेज पे आपके पास इस तरीके से कोई आपको लालच दिया जाता था। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि साइबर क्राइम होता क्यों है। पहली वजह है लालच। डेफिनेटली, अगर बंदा लालच नहीं करेगा तो साइबर क्राइम नहीं होगा उसके साथ। लालच के बाद शुरू होती है लापरवाही, क्योंकि लालच कर लिया, उसके बाद उसको लगा कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बट वो लापरवाह हो जाता है कि चल देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई लॉटरी लगी है, मेरे को पैसा आ रहा है, या कई बार इस तरीके की मेरे पास पर्सनली मेल आते थे कि भाई फलाने कोई अफ्रीकन कंट्री में एक बंदा है, उसकी डेथ हो गई है और उसके बच्चे हैं और वो जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में। इस तरीके के तमाम अलग अलग मतलब चैनल से अलग अलग तरीके से मेल आना, मैसेजेस आना, लोगों को फंसाना इस तरीके से लालच में, ठीक है। तो लोग लालच में फंस जाते थे। लोगों को लगता था कि ये फ्रॉड हो सकता है, लेकिन वो लापरवाह हो जाते थे। वो कहते ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ आ भी जाए। तो वो लालच जो है उनके ऊपर हावी रहता था। फिर लापरवाह होते थे, तो लापरवाह दूसरी वजह होगी। तीसरा फिर डर उनकी वजह होगी, क्योंकि फिर जब वो फंस जाते थे तो जो साइबर क्रिमिनल है उनको डराते हैं, ठीक है। तो एक डर इनकी वजह हो गया। तो पहले इस तरीके के साइबर फ्रॉड थे, लेकिन लोगों को जब समझ आ गया कि ईमेल इस तरीके के आते हैं, मैसेज इस तरीके से आते हैं, इनको इग्नोर करना है, किसी मेल को खोलना नहीं है, तो वो आम हो गया। साइबर ठगों ने बहुत पैसा बना लिया उसके अंदर। फिर उन्होंने कहा चलो अब जैसे हम चेंज किया जाए, हाँ, कुछ रिसर्च नया किया जाए। अब हम भी, जैसे हम डिटेक्टिव हैं, तो हम कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीके अपनाएं अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के। उसी तरीके से साइबर जो क्रिमिनल हैं वो भी अलग अलग तरीके अडॉप्ट करते हैं कि कैसे लोगों को लूटा जाए, ठीक है। तो अभी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सोशल मीडिया है, डेटिंग ऐप है। आपको फेसबुक पे एक लड़की मिलेगी, वो आपसे दोस्ती करेगी, दोस्ती करके वो बहुत लंबी बातचीत करेगी, उसका प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन लगेगा आपको। जेन्युइन जब आपके साथ दोस्ती हो जाएगी, आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बन जाएगा, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाएगा। वो आपसे आपका सारा सिस्टम पूछ लेगी, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और कितना पैसा कमाते हो, किस तरीके का बिजनेस है आपका, फैमिली में कौन कौन है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो बात करने को तो कुछ बात होगी, तो वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, ठीक है। अपने बारे में एक दूसरे के बारे में बताएंगे, लड़की अपने बारे में बताएगी, अपनी फैमिली के बारे में बताएगी, अपने बिजनेस के बारे में बताएगी, उसी तरीके से लड़का भी अपने बारे में बताएगा। तो धीरे धीरे क्या करती है लड़की की, उसको कहती है कि अच्छा तुम 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो मैं तो तुमसे 3 गुना ज्यादा कमाती हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह तो 1 लाख रुपए ही है, मैं 2 लाख रुपए ऊपर से बना लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी नेहा कक्कड़ भी ऐसे केस में इन्वॉल्व हुई थी। उसका नाम भी आया था कि उसने किसी ट्रेडिंग के बारे में बात की, ऑफ द रिकॉर्ड उसने बात की, बट वो कैमरे ने कैप्चर कर लिया। तो ऐसा लगा कि उसने जानकर के ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, और ये मतलब दिखाने के लिए कि मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रही थी। तो उसने किसी प्लेटफॉर्म का नाम लिया, जबकि उसमें वो बता रही थी कि मैं अपना पैसा कैसे बनाती हूँ, कैसे अपना मतलब पैसा बढ़ाती हूँ, इस तरीके से। तो
इस तरीके से लोग स्कैम करते हैं जनरली। तो लड़कियां फिर क्या करती है कि लड़कियों को धीरे धीरे बताती है कि मैं तो भाई ट्रेडिंग में पैसा लगाती हूँ अपना थोड़ा सा, तो तुम भी 5-7 हज़ार रुपया बचा के अपना ट्रेडिंग में लगा लो। तो जब लड़का तैयार हो जाता है, लड़के का विश्वास हो जाता है, तो फिर वो लड़की एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है उसको, और वो प्लेटफॉर्म उनका खुद का ही होता है। तो वो कुछ पैसे लगाते हैं, फिर उसको बढ़ा के वापस कराते हैं 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो धीरे धीरे लड़के को लगने लगता है अरे यार पैसे तो बढ़ रहे हैं मेरे, तो फिर वो ज्यादा पैसे लगाने लगता है। तो अब उनका टारगेट होता है कि अच्छा ये बंदा कितने का है, ये बंदा 50 लाख रुपए का है, तो इससे कितने पैसे खींच सकते। तो उनके बोर्ड पे लिखा होता है कि भाई इतना पैसा खींचना है इससे, ठीक है। उनका टारगेट होता है कि इससे इतना पैसा, जिस दिन उतना पैसा उसके आ गया उस दिन सब बंद है उनका, ठीक है। जब तक वो पैसा उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ तब तक वो बात करेंगे, फिर बंद है। तो ये ट्रेंड बहुत चल रहा है आज की डेट में। ये लड़कियां या लड़के लड़कियों को लड़के टारगेट करते हैं और लड़कों को लड़कियां टारगेट करती हैं। तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे डेटिंग एप्स जो भी डेटिंग ऐप पे तो बहुत है, डेटिंग ऐप पे तो बहुत है। मतलब ऐसे फ्रॉड लगा लो कि जो 18 साल से 16-18 साल से ऊपर लड़कियां हैं 25 साल तक की, वो फ्रॉड करती हैं कि लड़के के साथ दोस्ती करेंगी, उनसे पूछेंगी अच्छा कहाँ रहते हो। अगर सेम सिटी में रहते हैं वो, मान लो लड़की दिल्ली में रहती है, लड़का कहता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो उसको कहते हैं चलो यार क्या फोन वोन पे बात करना, तो मिलके बात कर लेते हैं। तो वो मिलने के लिए बुलाती है, कैफे लेके जाएगी, लंबा चौड़ा बिल बनाएगी और चली जाएगी, ठीक है। लड़के को लगेगा ही नहीं कुछ उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके साथ गलत क्या होता है कि जो बिल 10,000 रुपए का उसको भरना पड़ा, उसकी टोटल कीमत तो 2,000 रुपए ही थी। अगर मैं इंडिविजुअली जा रहा हूँ उस रेस्टोरेंट में पर्टिकुलरली, तो मैं उतना ही चीजें ऑर्डर करूंगा तो 2,000 रुपए मेरे से लेंगे, उस लड़की से 10,000 रुपए लेंगे, तो क्योंकि वो ये सेटिंग है, ये रेस्टोरेंट वालों की और उस लड़की की सेटिंग है। तो ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। जो बहुत यंग लड़कियां हैं 20, 22, 23 साल की, 24 साल की, वो कहती हैं हम पढ़ रही हैं, हम ये फलाना कोर्स कर रही हैं, ये कोर्स कर रही हैं, और बहुत लड़के फंस रहे हैं इसमें, बहुत लड़के फंस रहे हैं। लड़का तो बेचारा शर्म के मारे दे ही देता होगा। नहीं, बेचारा तो नहीं है वो लड़का, भाई जो इस तरीके से गया है पहली ही बातचीत में वो गया, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है फंसा वो, उसको समझ तो आया कि है ना, 10,000 का जब बिल बनेगा, जब हाँ चूना लगेगा तो अपने आप उसको अकल आएगी कि दूसरी बार किसी लड़की से डेट पे जाए तो उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो बेचारा तो नहीं कह सकते उसको, बट ये है कि वो फंस तो गया, ठीक है ना। और कई बार उसके पास पैसे नहीं होते तो बाउंसर वगैरह भी आ जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लो, इससे पैसे मांग लो, उससे पैसे मांग लो। तो कई पुलिस केस भी ऐसे हुए कि भाई बाद में कंप्लेंट हुई और ये चीजें सामने आई। और जो 25 साल से 35 साल तक की लड़कियां, वो जो अभी मैंने ट्रेडिंग वाला बताया, वो फ्रॉड करती हैं, क्योंकि वो मैच्योर होती हैं, वो अपने आप को मैच्योर दिखाती हैं। तो वो मिलती नहीं है किसी से, लेकिन वो फोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम पे आती हैं। तो आपके जितने भी ऑडियंस है वो अगर मेरी बात अच्छे से सुन रहे हैं, तो अगर आप डेटिंग ऐप पे जा रहे हो, तो अगर लड़की आपको टेलीग्राम पे आके बात करने के लिए कहती है तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि वो आपको कुछ दिनों बाद ट्रेडिंग के बारे में जरूर बात करेगी। और अगर आप अभी किसी लड़की से बात कर रहे हो तो आप उससे पूछ लो कि ट्रेडिंग का क्या ट्रेंड है। तो आप जब ट्रेडिंग की बात करोगे तो वो अपने आप भाग जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा होशियार है, इसको पता है, तो इसलिए यहाँ से कट लो, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। ट्रेडिंग मतलब ये बड़ा पॉपुलर हो गई चीज ना। एक तो शेयर ट्रेडिंग, पैसे इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे जाएंगे जैसे। हाँ। और इसमें तो स्कैम होके जीरो हो जाते होंगे। हाँ, जीरो, उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उनका प्लेटफॉर्म अपना है। जब आपका प्लेटफॉर्म है, आप उसको कितना भी बढ़ा के दिखा दो, बंदे को लगेगा मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। जब वो पूरे पैसे लगा देगा, फिर उसको ब्लॉक कर देंगे, वो पैसे निकाल ही नहीं सकते। अब ये तो ब्लॉक करना एडमिन के हाथ में है ना। अब मान लो बैंक में आपका अकाउंट है, आपके 50 लाख रुपए रखे हुए हैं, 10 लाख रुपए रखे हैं, आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, ये तो बैंक के हाथ में है ना। तो वो बैंक अपने ही बना के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इस वीडियो से बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में क्लियर होने वाली है। और क्योंकि
कहते हैं ना कि इंसान अगर जब फर्स्ट पर्सन बनकर जब विक्टिम बन अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम यहाँ पे चंडीगढ़ के पास बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, और चंडीगढ़ में ये स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। जो ये लड़कियों वाला, जो यंग लड़कियों वाला कैफे लेके जाने वाला ट्रेंड है, और जो ट्रेडिंग वाला है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। बहुत ज़्यादा मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। यहाँ पे लड़के फ़ोन करके बोलते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं कि जी एक लड़की लेके गई, वहाँ पे 50,000 रुपये का बिल आ गया, दारू वारू पी ली इस तरीके से, और अब हम क्या करें, अब हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई लड़की के चक्कर में मत पड़ो, 50,000 का ही चूना लगा है, अगर ज़्यादा करोगे तो कल को रेप का केस कर दिया तो भैया जेल जाना पड़ेगा, फिर 5 लाख में भी छुटोगे नहीं तुम। इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, लोगों को, अपने दोस्तों को समझाओ कि भैया इस तरीके की डेटिंग ऐप पे जाकर के दोस्तियां ना करो, इस तरीके से मत मिलो, मिलना है तो अपना आमने सामने से दोस्ती करो, लोगों से मिलो, अच्छी रिलेशनशिप बनाओ, अच्छे तरीके से सारी चीजें करो। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, इसको कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कि जो भी आप डिजिटली कर रहे हो और इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप किसी को ईमेल करते हो, चाहे आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हो, या डेटिंग ऐप यूज़ करते हो आप, या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप ट्रेसेबल हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी के साथ कोई नकली आईडी बना करके गाली गलौज की और आप निकल लिए। ओके। तो आपको ट्रेस किया जा सकता है। एक अभी कुछ समय पहले एक बच्चे ने, दिल्ली में था बच्चा, 10-12 साल का बच्चा होगा, उसने एयरपोर्ट पे फ़ोन कर दिया कि फ्लाइट में बॉम्ब है। ठीक है, तो अब सारे एक्टिव हो गए, आईबी भी एक्टिव हो गई, जो पुलिस थी एक्टिव हो गई, जो बम स्क्वाड था वो एक्टिव हो गया, उसने सारा प्लेन रोका, उसको चेक किया, सब कुछ नहीं मिला। तो पुलिस क्या करती है, 2 तरीके से काम करती है। एक तो वो देखती है कि जो कंप्लेंट मिली है वो सही है या नहीं है, सही इन द सेंस कि उसके ऊपर छानबीन करती है। ठीक है, एक जिसने कॉल किया है, अगर तो उसने अपना परिचय दे दिया, मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है, अगर मैं किसी को फ़ोन करूंगा, अपने नंबर से फ़ोन करता हूं, मैं बोलता हूं मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है, मैं फलाना फलाना हूं और मेरा ये परिचय है, मेरे को ये खबर मिली है, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर संज्ञान ले लीजिए, तो समझ में आता है, क्योंकि मैं ट्रेसेबल हूँ, मैं कॉन्टेक्टेबल हूँ, जो पुलिस ऑफिशियल है मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑन है, मैंने अपने ही फ़ोन से कॉल किया, तो वो मुझे कभी भी फ़ोन करके या तो थाने बुला सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई आपने ऐसी बात की थी तो बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। लेकिन जब बंदा ट्रेसेबल नहीं होता है तो फिर पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और करती है, तो डिजिटल फुटप्रिंट वहाँ पे जरूरत पड़ती है। डिजिटल फुटप्रिंट उसके सर्च करके उसके बारे में पता लगाती है कि ये कौन है बंदा, तो वो उस तरीके से ट्रेस करते हैं। तो वो बच्चा पकड़ा गया, तो बाद में उसने बताया कि वो तो चेक कर रहा था कि पुलिस मेरे को ट्रेस कर सकती है या नहीं कर सकती। अच्छा, वो सिर्फ चेक कर रहा था पुलिस को, मतलब पुलिस की इंटेलिजेंस चेक कर रहा था वो कि मैं, लेकिन अब उसका समझ लो कैरियर खराब हो गया। अच्छा, उसके बाद तो मतलब जेल हो जाएगी उसको अपना जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक अलग कानून काम करता है, जुवेनियल कानून होता है उनके लिए, वो काम करता है। उनको एक बच्चों का कुछ होता है, उसमें भेजा जाता है उनको, और वहाँ पे जाके उनको कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए रखा जाता है, तो वो उनकी सजा पूरी हो जाती है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मूवीज में हमने देखा कि एक डिटेक्टिव के पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। जी जी। कुछ तो मूवीज में ऐसे भी दिखाए गए हैं जो तो शायद मुझे लगता अभी तक बने हैं वैसे या नहीं बने हैं जी। आप क्या क्या गैजेट्स यूज करते हो उसके बारे में थोड़ा, आप लाए हो आज कुछ गैजेट्स? नहीं आज नहीं लेके आए। गैजेट्स अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो फिर मैं यूज कैसे करूंगा, है ना, केसेस में यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो गैजेट्स हमारे पास सभी टाइप के होते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी होती हैं, बग्स भी होते हैं, ऑडियो डीबगिंग डिवाइसेस भी होती हैं जो बग को ट्रेस कर लेती हैं। तो तमाम तरीके की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है अलग अलग केसेस में, तो हम उसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यस, हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, हम बाहर से भी परचेज करते हैं। इंडिया में भी बहुत गैजेट्स जो हैं, डिवाइसेस हैं, स्पाई कैमराज हैं, वो अवेलेबल हैं। तो हम वही यूज़ करते हैं जो ट्रेंड में नहीं है।
जो आम लोगों को पता नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले एक पेन कैमरा आता था, तो वो यहाँ पे पेन लगा होता था, तो हम उसी टाइम समझ जाते थे कि अच्छा ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, या मतलब किसी की भी। तो वो बड़ा फेमस हो गया पेन कैमरा। वो आज भी आता है, लेकिन वो कोई खरीदता नहीं है जनरली उसको। तो वो 200-300 रुपए का ही पेन होता है, चाइना मेड होता है, चाइना बनाता है उसको, और बड़ा सस्ता होता है। बट बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइमलाइट में आ गया वो, जैसे आपने कहा कि दिखा दो, तो लोगों ने उसको प्रचार करना शुरू किया कि भाई पेन कैमरा लेके आप अपनी मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना ये रिकॉर्ड कर सकते हो, वो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो इतना फेमस हो गया कि अब उसकी अहमियत ही खत्म हो गई। नेचुरली अब तो कोई पेन लटका होगा तो सीधा दिमाग में जाएगा कि सीधा रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल। मूवीज में और रियल लाइफ डिटेक्टिव में क्या फर्क है? काफ़ी डिफरेंस है। मतलब जो वो उनका जो आउटपुट आता है वही काम हम करते हैं, लेकिन जो वो मसाला डालते हैं, वो हमारी लाइफ में मसाला उतना रोमांच या उतना मतलब वो तामझाम पॉसिबल नहीं है। हमारा जो काम होता है बड़ा हेक्टिक होता है। हाँ, कोई पैशनेट बंदा है, जैसे मैं जब इन्वेस्टिगेशन पे जाता हूँ, जब मैं फील्ड में होता हूँ, तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन वो बड़ा हेक्टिक होता है काम। कभी कभी हमें बिना खाए रहना पड़ता है, कभी कभी हम बाथरूम भी यूज़ नहीं कर सकते, किसी को वॉच कर रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, तो वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो फील्ड एजेंट होते हैं वो नए आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं पूरी, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान ही भाग जाते हैं वो, क्योंकि वो इतने लॉन्ग आवर्स के लिए काम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को या हमारे काम को, नए लोगों को आने को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, क्योंकि ये बड़ी हेक्टिक जॉब है बहुत। इसके अंदर आपको हार्डकोर ईमानदार बनना पड़ता है, आपको पैशनेट होना पड़ता है काम के प्रति, आपको लेबोरियस होना पड़ता है, आपको मेहनती होना पड़ता है। तो अगर एक बंदे के पास ये तमाम गुण होते हैं, जो कि बहुत कम लोगों के पास होते हैं सारे ये एक साथ गुण, तो तभी आप डिटेक्टिव बन सकते हो, तभी आप फील्ड एजेंट बन सकते हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। मूवीज में हमने ये भी देखा कई बार कि कभी कभी केसेस में ऐसा होता है कि जो डिटेक्टिव है उसकी जान पर ही बात आ जाती है। तो कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या लाइफ थ्रेटनिंग कुछ आपको लगा कि अब मुश्किल हो? जैसे मैंने आपको बताया कि मूवीज में मसाला डालते हैं। मूवी में क्या होता है कि बड़े बड़े केसेस दिखाते हैं, तो मतलब वो कुछ अनरियलिस्टिक होते हैं केसेस उनके ऊपर, जिसमें हम नहीं काम कर सकते हैं, या तो कानून की तरफ से हमें काम करने की इजाज़त नहीं होती, या हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आते हैं। ठीक है, अब फिल्म में तो ये होता है कि जिसको हीरो दिखाना है उसको वो हीरो दिखा देते हैं। डिटेक्टिव को हीरो दिखाना है तो डिटेक्टिव को हीरो दिखा देते हैं, पुलिस वाले को हीरो दिखाना है तो पुलिस वाले को दिखा देते हैं, आर्मी ऑफिसर को दिखाना है तो वो केस कर रहा होता है। नॉवेल्स में एक पत्रकार डिटेक्टिव बना होता है, तो उन्होंने मूवी में जिसको उन्होंने हीरो बनाना है उसको हीरो बना देते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट भी उनकी अपनी होती है, डायलॉग भी उनके अपने होते हैं, लोग भी, एक्टिंग करने वाले भी उनके अपने होते हैं, जिस तरीके से मर्जी उसको मोल्ड कर लो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो जासूस होता है वो बड़ी अजीब सी कंडीशन में होता है, बिकॉज उसको पता नहीं किस कंडीशन में काम करना पड़ता है। कानून का कोई सहारा है नहीं हमारे पास, कानून हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता नहीं है। अगर हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें किसी सामने वाले को पता ना चल जाए कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, और पुलिस भी कई बार हमें अपना दुश्मन मान लेती है कि भाई ये तो हमारा काम कर रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं। ठीक है ना, और वो ताना भी मारते हैं कि अब तुम काम करोगे इसके ऊपर या क्या है, क्योंकि जब काम अच्छे से नहीं हो रहा तभी आपकी जरूरत पड़ रही है। नेचुरली दिखती नहीं, पुलिस अपना काम करती है। देखो, पुलिस के काम में इंटरफेयर नहीं करता डिटेक्टिव। पुलिस को कई बार ऐसा लगता है, कुछ पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि हम उनके काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिविलियन को प्रोटेक्ट करना है, उनके केसेस को, जो पर्सनल लाइफ के केसेस हैं जहां पे पुलिस केस नहीं ले पाती है या पुलिस मतलब पुलिस के दायरे में नहीं आता है। जैसे अब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है आपस में, उसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस का केस नहीं बनता। पुलिस कहती है अगर कोई क्राइम हुआ आपके साथ तो हमारे पास आओ। लेकिन अगर क्राइम नहीं हुआ, अगर पति का कोई अफेयर चल रहा है बाहर या पत्नी का कोई अफेयर चल रहा है, तो वो पुलिस वाले काम नहीं करेंगे उसके ऊपर।
उसके लिए तो हमारे पास ही उसको आना पड़ेगा। और पुलिस वाले खुद हमारे पास आते हैं अपने केसेस लेके। पुलिस वाले खुद हमारे पास आते हैं। अभी हम साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, तो मैं एक केस आपको बता रहा हूँ। एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, और उनका बेटा, मैंने अभी आईपीएस मतलब यूपीएससी क्लियर किया, अभी 2 साल पहले मेरे ख्याल से यूपीएससी क्लियर किया, तो अभी उनकी पोस्टिंग हुई है। तो मेरे किसी जानकार के थ्रू दिल्ली पुलिस में कोई थे सज्जन, उनके थ्रू मेरे पास ये केस आया। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, डिस्कस हुई उनके फादर साहब से, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे बेटे ने आईपीएस तो ज्वाइन किया है, बट वो ना अभी बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है। मतलब वो नॉर्मल नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी बातें अजीब सी हैं, मतलब गुमसुम रहता है, कुछ सही से बात नहीं करता, खाना नहीं सही से खाता, ठीक है, और हमें कोई बताता नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो कई बार हम सोचते हैं कि उसकी प्रोफेशन अभी ऐसा है, क्योंकि हम भी इसी प्रोफेशन में है, तो उसका प्रोफेशन ऐसा है क्योंकि पुलिस का, तो उसके पास केसेस ऐसे होंगे जिसकी वजह से हो सकता है वो बात नहीं कर पा रहा, बट लेकिन हमें थोड़ा फिशी लगता है, ठीक है ना। तो उन्होंने उनके दोस्तों से बात की, ठीक है, कि भाई क्या बात है। तो उसमें उनको पता चला कि हाँ सच में इसका मामला इस तरीके का है। तो ये केस जब हमारे पास आया, क्योंकि अब दिक्कत ये होती है कि पुलिस के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं काम करने के लिए, उनको हमारे पास आने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। बट मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, कि आपके पास तो सारा कुछ है, आपके पास सीआईडी भी है, आप सारा काम खुद कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि अगर हम खुद काम करेंगे इसके ऊपर, पहली बात तो ये है कि हम अपने पर्सनल केसेस के लिए पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर होगा, वो पर्सनल अपने केस के लिए अपने प्रशासन को, अपने जो उसका सबऑर्डिनेट्स है उनको यूज नहीं कर सकता, उनकी सर्विसेज नहीं ले सकता। और अगर ले भी ली तो कल को उनकी मतलब प्राइवेसी जाती है कि भाई इस तरीके की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है कोई रिपोर्ट भी कर दे, उनका कोई ऐसा दुश्मन हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि उनका रिपोर्ट कर दे कि भाई हाँ ठीक है आपके घर में तो ये चीज़ें चल रही हैं, आपका बच्चा तो ऐसा है, तो इसको तो फोर्स में होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे को बात समझ में आई कि ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, इस पर हमने उसके ऊपर काम किया। अब पता चला हमें कि वो लड़का एक साइबर क्राइम में फंसा हुआ है, मतलब उसने क्राइम नहीं किया, लेकिन किसी लड़की ने उसको वीडियो कॉल किया था और उसका एमएमएस बन गया है उसके ऊपर। अब वो उसको लड़की जो आई एम श्योर की गैंग है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रही है। ब्लैकमेल करके उसने करीब 25 से 30 लाख रुपया उनको अभी तक दे चुके हैं। तो दोस्तों से भी पैसा पकड़ लिया उन्होंने। तो हमने ये सारा इन्वेस्टिगेट किया, तो फादर साहब को फिर हमने रेकमेंड किया कि आप इनसे बात करो। हमने खुद बात की, उनको इस बात के लिए राजी किया कि वो इसकी रिपोर्ट करें, खुल के बात बताएं और रिपोर्ट करें। तो वो रिपोर्ट की, उनका वो सिस्टम बंद हुआ, तो अभी काफ़ी हद तक वो ठीक है। मतलब इतना, मतलब सोचो ना, एक आईपीएस जब लगा उसको तो अपने किसी भी तरह से वो पैसे देगा, और उसको तो ये भी डर होगा कि अगर ये चीज़ बाहर आ गई तो नौकरी। एक्चुअली साइबर क्रिमिनल जो है ना, वो बहुत दिमाग लगाते हैं इस चीज़ पे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कोई आईपीएस अफसर है, या सामने वाला कोई जज है, या उनका बेटा है, या कोई बहुत बड़ी पावर में बैठा हुआ कोई मिनिस्टर या उनका बच्चा है। उनको अपने ऊपर भरोसा है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें कोई पकड़ नहीं सकता, और दूसरा उनको हमारी पुलिस पे या हमारी सिस्टम पे भरोसा है कि हमें पकड़ भी लिया तो ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। 2-3 साल के लिए अंदर रखेंगे, फिर छूट के आ जाएंगे, फिर ये काम करेंगे। तो डर नहीं है कोई सिस्टम का, है ना। तो डर ना होने की वजह से तो क्रिमिनल इस तरीके से पैदा होते हैं। आपके प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शंस है, जी उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जनरली लोग हमें चोर समझते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई डिटेक्टिव है, और ये मतलब 2-3 मतलब जो उनको गलत फहमी है हमारे बारे में। पहले तो ये है जो ब्लंटली लोग मेरे से आके बोलते हैं, मतलब जब हम कंसल्टेशन में होते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप हमारी इंफॉर्मेशन जो है सामने वाले को तो नहीं दे दोगे। ओके ठीक है, वो एक माइंड मेकअप करके आए होते हैं कि भाई मतलब दे सकते हैं,
एक मेरे को क्लाइंट मिले हाई प्रोफाइल के, भी हम बात कर रहे थे, तो हाई प्रोफाइल केस है मेरे पास, अभी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। उसने 6 महीने मुझे वॉच किया, 6 महीने बाद मेरी टीम से बात की, मेरे साथ कंसल्टेशन बुक की उन्होंने, उसके बाद वो मेरे से मिले, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा अपना केस मेरे से डिस्कस किया। 6 महीने इसलिए मेरे को वॉच किया कि वो देखना चाहते थे कि मेरा 6 महीने की जर्नी कैसी है, पहले की जर्नी कैसी है, अब मैं अगले 6 महीने क्या क्या काम करता हूँ, कैसी कैसी बात करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ बात करता हूँ। हफ्ते में 2-3 वीडियो मेरे आते हैं और रील्स भी मेरी आती हैं काफ़ी, तो वो ये ट्रैक कर रहे थे कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ, किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं एक जैसा 6 महीने में हूँ या नहीं। जब उनको यकीन हो गया कि हाँ यार ये बंदा ठीक ठाक है, कम से कम इतना ठीक ठाक तो है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ, या कम से कम मेरी इंफॉर्मेशन दूसरे को तो देगा नहीं, तब जाकर के उन्होंने फिर हमारे साथ बात की। तो हमें अच्छा भी लगा लेकिन बुरा भी लगा कि लोग अभी भी हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपने कहा ना कि चोर समझते हैं, हाँ, तो चोर मतलब इन द सेंस कि भाई पैसे लेके रख लेंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा बिजनेस है, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा बिजनेस है। जैसे किसी का बिजनेस डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, सीए का बिजनेस है, कोई भी प्रोफेशन और है, उसी तरीके से डिटेक्टिव का भी अपना प्रोफेशन है। डिटेक्टिव कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे कि उसका नाम खराब हो। अब मैंने 25-30 साल में अपना जो नाम बनाया है, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा एक केस की वजह से नाम खराब हो। क्योंकि आज की डेट में देखो सोशल साइट्स हैं, गूगल पे हम हैं, हमारे रिव्यूज हैं, कोई भी गूगल पे हमें मतलब रिव्यू दे सकता है और गूगल उसको पब्लिश करेगा ही करेगा। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उस मतलब कमेंट को होल्ड कर लूं या उसको रोक दूं या डिलीट कर दूं, मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करूंगा तो वो रिव्यू दे सकता है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही और प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रिव्यू का सिस्टम होता है, यहाँ पे लोग देखते हैं कि इस कंपनी के रिव्यू कैसे हैं, इस ब्रांड के रिव्यू कैसे हैं, इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना। तो मेरा एक जो पर्सनल ब्रांड है डिटेक्टिव गुरु का, तो उसके भी रिव्यू हैं, तो लोग उसको भी देखते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करूँ सो दैट वो उस पर रिव्यू करे। बात रिव्यू की नहीं है, मेरा दिल नहीं मानेगा कि मैं किसी के साथ गलत करूँ, ठीक है ना। और मैं क्यों गलत करूँगा किसी के साथ। मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, ये मेरा पैशन भी है और मेरे को जासूसी करना अच्छा लगता है, लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो इसलिए भी मैं काम करता हूँ। मैं सिर्फ पैसे के लिए, पैसा एक जरिया है, पैसा एक ज़रूरत है आपकी, लेकिन वो ज़िंदगी का मकसद तो नहीं हो सकता। मेरे 2 सवाल है आपसे जी। पहला ये कि अगर आपसे कोई आपकी सर्विस लेना चाहे, क्या वो ऑनलाइन फ़ोन पर या कहीं दूर है वो वैसे हो सकता है या उसको आपके पास ही आना पड़ेगा? और दूसरा ये सवाल कि जब कोई केस अगर आप लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप मतलब क्या वादा करते हो उनसे कि कितने समय में आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा या क्या होगा? थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में अपना बता दीजिए। और तीसरा एक और सवाल, क्या कोई आपसे सीख भी सकता है या कोई इस लाइन में आना चाहता है तो क्या वो आपकी शरणों में आ सकता है सीखने के लिए? तो जो पहला आपका क्वेश्चन है, तो हमें जैसे हमारी वेबसाइट भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा पेज भी है, तो कहीं से भी हमारा नंबर लिया जा सकता है। हमारी सेल्स टीम है, सेल्स टीम से बात करेंगे। बात करने के बाद अगर सेल्स टीम को लगता है कि केस उनके मतलब का है, वो उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वो कॉल पे ही केस टेकअप कर सकते हैं। हमारा सिस्टम बना हुआ है, वो केस आपका नोट करेंगे, नोट करने के बाद आपको पेमेंट बताएंगे कि कितनी फीस है उसकी केस की, और एक टर्न अराउंड टाइम भी बताएंगे कि कितना इसमें टाइम लगेगा। तो लेकिन इसमें हम ये भी बताते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम हर क्लाइंट को केस लेने से पहले भेजते हैं, जिसमें मैंने ये कहा हुआ है कि मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं कोई भी केस 100% हल कर ही दूंगा। मेरा काम है इन्वेस्टिगेट करना, रिजल्ट के ऊपर मेरा बस नहीं है, रिजल्ट जो निकलेगा वो आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करना, सही तरीके से करना, टाइमली करना,
उसके रिजल्ट के ऊपर मेरा बस नहीं है, तो रिजल्ट की जो है मेरे से गारंटी ना मांगे। जी जी जी, ठीक है, तो वो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी जो भी लोग आगे जुड़ना चाहेंगे तो उनसे कहना चाहता हूँ कि गारंटी आप ना तो डॉक्टर से मांग सकते हो, ना आप किसी वकील से मांग सकते हो। उसी तरीके से मेरा प्रोफेशन है, मेरे से भी आप गारंटी की उम्मीद मत कीजिए, ना मांगिए। कोई मैं यहाँ पे पंखा तो बेच नहीं रहा हूँ कि मेरे से कोई गारंटी मांगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप कोई भी फोन पे भी केस दे सकता है, ईमेल भी कर सकता है। ईमेल पे जो हमारे पास आउट ऑफ इंडिया से केसेस आते हैं तो वो ज़्यादातर केसेस हमारे पास ईमेल के थ्रू आते हैं। हम ईमेल पे ही वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, वो पूछते हैं कि ये आप काम करोगे या नहीं करोगे। हम उनको एक प्रपोजल भेज देते हैं, उसका टर्न अराउंड टाइम भी लिखा होता है, फीस भी लिखी होती है, हम फीस किस तरीके से लेंगे वो भी लिखा होता है। जब उनको हमारा प्रपोजल पसंद होता है, अगर उसमें कोई उनको क्वेश्चन होते हैं, उनको डाउट्स होते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं, 2-3 मेल एक्सचेंज होती हैं, उसके बाद वो केस हमें हैंड ओवर कर देते हैं। जब और कई बार कुछ लोग एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी हमारा होता है, तो हमारे साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास सुरक्षित रहती है, वैसे भी सुरक्षित रहती है, लेकिन आपको एक यकीन हो जाता है कि अच्छा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन हो गया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई एग्रीमेंट करता है हमारे साथ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमें तो किसी को आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, हमें तो आपका काम करना है और उसको भूल जाना है, हमने आगे बढ़ जाना है अपनी लाइफ में, है ना। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है कि टाइम कितना लगता है इस पे। तो जनरली ये डिपेंड करता है केस टू केस, राइट। मतलब आपका केस कितनी छोटी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आपका केस कोई 10,000 रुपये का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है। तो रेट जो है वो वरी करते हैं आपकी ज़रूरत के ऊपर, आपके काम के ऊपर। और जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी डिपेंड करता है काम के ऊपर कि कितना बड़ा काम है। किसी काम के हम 10 दिन भी लेते हैं, किसी काम के हम 3-4 महीने भी लेते हैं, 6 महीने भी लेते हैं। जैसे अभी मैंने रेप का केस बताया, उसमें 4 महीने के करीब टाइम लगा था हमारा। और ऐसे अलग अलग केसेस होते हैं जिसमें अलग अलग टाइम लगता है। आपके पास तो प्रॉपर सेटअप होगा, टेक्नोलॉजी एवरीथिंग। जी जी, सारा सेटअप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन था कि हम सिखाते भी हैं या नहीं। ओके। तो बहुत से जो डिटेक्टिव गुरु का जो ब्रांड नेम बना, वो बना भी ऐसे ही कि मैं क्योंकि 99 से काम कर रहा हूँ, तो पिछले 10-15 साल में बहुत से बच्चे आए हमारे पास जिन्होंने हमारे साथ काम किया, हमारे साथ सीखा काम, इंटर्नशिप की, तो वो जनरली मुझे गुरु मानते हैं। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि भाई वो गुरु बोलते हैं मेरे को, तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना इसका नाम हम ब्रांड नेम, क्योंकि कंपनी का नाम सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो बड़ा लंबा नाम है, लेंथी नाम है। तो हमने बोला कि लीगल नाम तो ये हो गया, अब हम एक ब्रांड नेम भी रखते हैं इसका। जैसे जैसे थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो हमने कहा डिटेक्टिव गुरु जो है ये ब्रांड नेम रखते हैं, थोड़ा अच्छा भी जस्टिफाई करता है। तो इसलिए लोगों ने मतलब डिटेक्टिव गुरु राहुल राय गुप्ता कहना शुरू कर दिया मेरे को। तो उससे हमने डिटेक्टिव गुरु का जो है ब्रांड नेम रखा और उसका ट्रेडमार्क भी हमने ले लिया फिर उसके बाद। तो बच्चे हमारे पास आते हैं, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, वो हमारे साथ, वो पेड इंटर्नशिप होती है, फ्री नहीं होती है। कुछ केसेस में जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, तो वहाँ पे हम उनको फ्री भी कंसल्टेशन करते हैं। अदरवाइज वो पेड होती है। पेड यानी कि हम पैसा नहीं लेते, हम उनको पैसा देते हैं। हाँ जी। पेड का मतलब है कि पेड इंटर्नशिप होती है, हम उनको स्टाइपेंड देते हैं 2-3-4 हज़ार रुपये या कुछ इससे ज़्यादा। तो जिस तरीके का बच्चा होता है, हमें जो भी लगता है तो उस हिसाब से हम स्टाइपेंड देते हैं उनको। वो 6 महीने हमारे साथ काम करता है और 6 महीने के अंदर हम देखते हैं कि कितना ईमानदार है वो, कितना लेबोरियस है, कितना हार्ड वर्कर है और कितना पैशनेट है इस काम के प्रति, कैसे काम करेगा। ये सारी क्वालिटीज देखने के बाद 6 महीने के बाद हम उनको एक जॉब ऑफर करते हैं, जूनियर इन्वेस्टिगेटर की, जूनियर फील्ड एजेंट की। तो इस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत, आपको लगता है डीप में बातें हुई आज? हाँ बिल्कुल। और ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रही थी। जी। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्राइवेट डिटेक्टिव भी एक
कुछ हो सकता है, हमें लगता था कि मूवीज में है। जी जी। इंसान की कभी कभी हो सकता है इंसान को ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़े, ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़े और वो आपसे कनेक्ट ज़रूर करे। मैं तो यही चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस के लिए भी मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे अभी और भी मेरे टॉपिक्स मेरे माइंड में चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए पार्ट 2 मुझे लगता है बनाना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप याद करेंगे हम आ जाएंगे दोबारा। तो मुझे लगता है कि अब ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया और कुछ डेप्थ में बातें हुई ताकि मेरी ऑडियंस ये समझ जाए कि डिटेक्टिव है क्या। आपकी ऑडियंस जितना हमें प्यार देगी, जिस हिसाब से प्यार देगी, कमेंट करेगी, सवाल पूछेगी, अगर उनके कुछ सवाल होंगे हमसे तो हम दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा बैठ जाएंगे हम बिल्कुल उनके सवालों के जवाब देने के लिए। ऑडियंस के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो ड्यूरिंग वीडियो, अगर वो मैं कह नहीं पाया आप कमेंट कर दीजिए उस क्वेश्चन को, और जो भी आपके दिमाग में जो भी हलचल चल रही है इस समय वो आप कमेंट कर दीजिए और वो सवाल हम नेक्स्ट टाइम अगर गुरुजी आएंगे तो हम ज़रूर पूछेंगे। और इसमें से क्या बेस्ट पार्ट लगा आपको या कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगी कि जिसके बारे में और ज़्यादा बात हमें करनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। गुरुजी की डिटेल्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का चैनल आप जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारे जो नया है, जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी है, तो उनके लिए वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर धमाकेदार वीडियोस आती रहती है और साथ ही साथ गुरुजी के चैनल को भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि आपने उस वीडियो पर डिटेलिंग बताई है, यहाँ पर तो चलो थोड़ी थोड़ी जितना पॉसिबल हो पाए वो बातें हुई, लेकिन गुरुजी के चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वो जो पार्ट था उसकी आपकी डेप्थ में पूरी चीज़ आपको पता लगेगी। जी मज़ा आ गया आज, बहुत बढ़िया। मैं आपके ऑडियंस से थोड़ी बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। नीतीश जी ने बहुत अच्छा मेरा इंट्रो दिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने साइबर क्राइम के बारे में जानकारी ली होगी, पर्सनल केसेस के बारे में आपने जानकारी ली होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में करिए, हम कोशिश करेंगे अगर आपके कमेंट हमें लगे कि जवाब देने चाहिए उनके और कनेक्ट किए तो मैं दोबारा इधर आऊँगा और मैं नीतीश जी से दोबारा हम एक वीडियो और शूट करेंगे इसके बारे में और आपके सवालों के जवाब देंगे। तो जैसे मैंने साइबर क्राइम के बारे में बात की, तो जितने भी क्राइम आज की डेट में हो रहे हैं तो मेरे रील्स हैं मेरे डिटेक्टिव गुरु चैनल पे, तो अगर आप उनको देखेंगे तो आपको साइबर क्राइम के बारे में इन डेप्थ जानकारी मिलेगी कि किस तरीके के केसेस आज की डेट में होते हैं, कैसे कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट हो सकता है आपकी छोटी सी कोशिश से किसी को हम बचा सके, किसी को क्राइम करने से या उसके साथ क्राइम होने से उसको रोक सकें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी बातें हुई, नॉलेज भी, और साथ में जिन्होंने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखी है उनके लिए ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आपको अपने रिश्तेदारों को, भाइयों बहनों को, माता पिता को, सबको शेयर करना चाहिए। नॉलेज जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना बचाव होगा और आने वाला जो समय है, वैसे भी प्रेडिक्शंस हुई है कि और बुरे से बुरा और बढ़ेंगी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। खुद को भी सेफ रखिए और अपने परिवार में सबको सेफ रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय भारत।